अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। 21 जून 2025 मुमकिना 22वीं आईनी तरमीम और मुल्क की तबाही कहूँगा मैं, अदलिया के निज़ाम की तबाही और बर्बादी, और इस मुल्क में अदलिया की आज़ादी को घिन नज़र लग गई। मार्शल के दौर में ऐसा नहीं हो सका। चलें अभी इस पर गुफ्तगू करते हैं। 9 मई के ट्रायल्स और माफ़ीनामे, इश्तिहारात के ज़रिए क्या हुकूमतें चलाई जाती, और शहनशाह ईरान ने वली अहद का ऐलान कर दिया, या बाकी चीज़ों के हवाले से उसने खुल के उन्होंने क्या बातें की हैं, ज़रा इस पर गुफ्तगू करेंगे। चले पहले इसी पे बात कर लेते हैं। आयतुल्लाह ख़ामेनी ने जानशीनों के नाम पेश कर दिए। 1923 के बाद के शदीद तरीन हमलों के दौरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ज़ेर ज़मीन चले गए और तेहरान पर इसराइली बम्बारी के पेश नज़र एक महफूज बंकर से अमूर हुकूमत चला रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और दुश्मन अनासर की दराज़अंदाज़ी के खदशात के बाद उन्होंने तमाम डिजिटल राब्ते मुनक़ते कर दिए और सिर्फ नहायत काबिल एतमाद मावन के ज़रिए अस्करी और सियासी कमांडरों से राब्ते में, और एक गैर मामूली और नादिर इक़दाम के तौर पर ख़ामेनी ने अपनी मुमकिन शहादत की सूरत में इक़्तिदार की मुंतकिली को हमवार और फौरी बनाने के लिए मजलिस खबरगान रहबरी को 3 मुमकिन जानशीनों के नाम पेश किए हैं। ये इस्लामी जमहूरिया ईरान को इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए जंगी हालात में एहतियाती तदाबीर के तौर पर किया गया। ख़ास बात ये, इन तीनों नामों में से उनके बेटे मुज्तमा ख़ामेनी नहीं शामिल हैं, जिन्हें तवील अरसे से उनके मुतवक्को जानशीर के तौर पर देखा जा रहा था। उसके साथ ही ख़ामेनी ईरान की मुसल्लह फ़ौज में भी आला कमान की सतह पर बैकअप क़यादत का तकर्रुर कर दिया गया, ताकि उन्हें मुमकिना खला को पुर किया जा सके जो इसराइली हमलों में कई आला अस्करी कमांडरों की शहादत के बाद पैदा हुए। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इस वक्त ईरान की 3 बुनियादी तरजीहात हैं। आला क़यादत को हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ देना, अमरीका की मुमकिन जंग में शमूलियत के लिए तैयारी, इसराइली खुफिया एजेंसों के मुबैना अंदरूनी नेटवर्क के ज़रिए अहम तस्लीमों पर मज़ीद तखरीबी कार्रवाई को रोकना। ये न्यूयॉर्क टाइम और बहुत से अखबारों में आए हैं। टीम के ज़रिए लगाया तो उन्होंने बताया कि जेरूसलम पोस्ट वगैरह या ईरान की अपनी वेबसाइट ने भी इस बात की तस्दीक की है। मुमकिन 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस रोटेशन हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के दूसरे सूबों में तैनाती और G11 में वकला चैम्बर की तामीर के लिए कमेटी तश्कील दे दी। इस 27वीं तरमीम के नतीजे में हुकूमत अपने किए पर पर्दा डालेगी और जो गुंजाइश बच गई है वो पूरी की जाएगी, और 27वीं आईनी तरमीम में वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी और आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट उम्र 70 साल की होगी। यानी जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को बचाने के लिए और लोगों को काजी फ़ाइसा तो चले गए, लेकिन ये उसकी रूह जो है ना यहाँ पर आज भी मौजूद है। 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में कुछ सवालात आए हैं जिसके 27वीं आईनी तरमीम में जवाब दिए जाएंगे। पहला सवाल ये है कि कौन सा केस आईनी बेंच के पास जाएगा और कौन सा सुप्रीम कोर्ट के दीगर बेंचेस सुनेंगे। सवाल ये है कि आईनी बेंच के सीनियर जज का तकर्रुर जुडिशरी कमीशन का मेंबर कैसे करेगा। चीफ जस्टिस की तैनाती पार्लियामेंट के 2/3 अक्सरियत से मशरूत कर दी गई है। अगर 2/3 अक्सरियत हासिल ना हो सकी तो चीफ जस्टिस का इंतखाब कैसे होगा। सूबाई आईनी बेंचेस की तश्कील सूबाई असम्बली से मशरूत कर दी गई तो 26वीं आईनी तरमीम तो खैबर पख्तूनख्वा की जानब से मुस्तरद कर दी गई। वहाँ तो आईनी बेंच की आईनी हैसियत क्या होगी और वहाँ आईनी बेंच की तश्कील कैसी होगी। 5वां सवाल ये है कि 3 जजेस में से कोई एक चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर दे तो उन 2 में से नाम लिया जाएगा या तीसरा नया नाम जो है वो ज़ेरे गौर आएगा। आईनी तरमीम के नतीजे में जुडिशल कमीशन वही रहेगा या नया कमीशन तश्कील होगा। 26वीं आईनी तरमीम में सूबाई आईनी बेंच का फैसला तो वफाकी आईनी बेंच में है ना, आईनी बेंच में चैलेंज हो सकेगा, लेकिन वफाक आईनी बेंच का फ़ैसला कहाँ चैलेंज होगा। ये वफाकी आईनी बेंच की बात हो रही है। इनके मुमकिन तौर पर जवाब दिए जाएंगे और एक वफाकी अदालत का क़याम जो है अमल में लाएगा। जजेस की मुद्दत मुलाजमत 70 साल हो जाएगी, और ये बात हमारे दोस्त जो हैं एहसन बून साहब भी कह चुके हैं। इमरान खान ने कहा था कि नाजायज़ 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब 27वीं आईनी तरमीम इस मकसद के लिए लाई जा रही है कि बादशाह सलामत के सामने कोई आवाज़ उठाने की जुर्रत ना करे। ये आम सी बात अब चल रही है, हो रही है। आपको याद होगा चंद रोज़ कबल कोट लखपत जेल के ट्रायल के दौरान एक शख्स सेनेटर एजाज चौधरी के पास आया और माफ़ी मांगी
कि मैंने आपके खिलाफ झूठी गवाही दी है, मैं माजरत खा हूँ। उस पर सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा था कि हम जानते हैं कि आप पर प्रेशर है। एस्टैब्लिशमेंट ने सच पर तिलमिला उठी और नया असूल भी जारी कर दिया जो कि ख़ास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। जेल ट्रायल के दौरान जिस पुलिस अफसर ने एजाज इससे माफ़ी मांगी उसकी तलाशी जारी है। ज़राए के मुताबिक CCTV फुटेज देखी जा रही है। तमाम पुलिस एहलकारों को हदायत जारी की गई हैं कि जेल ट्रायल के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी रहनुमा से गुफ्तगू वगैरह कुछ ना हो। आखिर कोई इतना ही खौफजदा और परेशान हो जाता है जब बादशाह सलामत के ख़िलाफ़ अपने होंठ सी लें। अभी एक बात मैंने और करनी है, लेकिन उससे पहले एक बात जहन में आ गई कि मरीम नवाज़, वैसे तो मैं अस्पताल में जो कुछ देखा, हमने ड्रामा श्रामा सारा देखा और हर जगह अपने वालिद के नाम से अस्पताल बना रही है, कई क्लिनिक्स के नाम तब्दील कर दिए गए, अपने नाम से मरीम क्लिनिक्स रख लिए, मगर वहाँ का मेयार तो बज़ाहिर सिफर ही है ना जी। अभी क्या कारकर्दगी है। लाहौर महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन पंजाब मरीम नवाज़ क्लिनिक्स के फ़ंड करोड़ों में इश्तहारबाजी ज़ोरों से है, लेकिन कारकर्दगी आपके सामने है। मरीम नवाज़ क्लिनिक के तजर्बे को कामयाब बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर ना कोई चेक एंड बैलेंस है और ना ही सकती है, जिसका नतीजा ये है कि गैर तरबियत याफ्ता अमला की सूरत में निकला है और सिफारशात से अमला की तैनाती हुई। ज़चगी में मौत की रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं और बाकी लग ये रहा है कि सिर्फ धूल जोंगने में मसरूफ़ है। अली मीन गंडापुर सब जो है ना, एक बार फिर इल्ज़ामात की ज़द में आ चुके हैं और सलार काकड़ ने गंडापुर के 5 अक्टूबर को संजानी के वहाँ पर एक सेटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल किया था। ये वही मौका था जहाँ पर धोखा हुआ था। उसके बाद अली मीन गंडापुर वहाँ से गायब हो गए थे और बुशरा की बीवी की गिरफ़्तारी अमल में लाई गई। और यहाँ पर बाज़ लोग बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी का ज़िम्मेदार भी अली मीन गंडापुर पर आयद करते हैं। इसके अलावा सलाम रसीद ने यह भी सवाल किया है कि 9 मई के वाक़यात के बाद नुकसानात का अज़ाला करने के लिए डोनेशन इकट्ठी की गई, वो कहाँ गायब हो गई। अब ये बातें वो कर रहे हैं, वो करोड़ों की बातें हो रही हैं यहाँ पर। और ये अब हक़ाइक़ सामने आने चाहिए, सच सामने आना चाहिए। मैं नहीं समझता कि अली मीन गंडापुर इस तरह के माली बेज़ाब्तियों में इन्वॉल्व होगा या माली मसाइल के अंदर होगा। इल्ज़ामात लगते रहते हैं, इल्ज़ामात की क्लैरिफिकेशन भी आनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने कई माह कबल थाना शाहबान में दहशतगर्दी के मुकदमे में ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी। इस मुकदमे में अदालत ने कुछ रोज़ कबल गवर्नर पंजाब साबका जो हैं उमर सरफराज चीमा की ज़मानत मंजूर की। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के शादमन आतशगर्दी केस में अहम कानूनी रिलीफ उन्हें मिल गया है और इस सारे दहशतगर्दी की अदालत ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है। ये एक बड़ी खबर है, मैं पहले बात करना चाह रहा था लेकिन मैं अभी बात की है आपके सामने। भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी एक और चाल सामने आ गई। अर्नब गोस्वामी का कहना है, वो कहते रहते हैं ना कि अमेरिकी सदर ट्रम्प मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के हक़ में नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो पाकिस्तानी फ़ौज के रुकन की तरह बोल रहे हैं। वो बार बार कहते हैं मुझे पाकिस्तान से, आसिम मुनीर से मोहब्बत है। ट्रम्प दावा करते हैं कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, उसके ज़रिए वो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका की हमायत हासिल हो गई है और ईरान में अपनी मनमर्जियाँ कर सकोगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये याद रखिएगा, हम नहीं समझते हैं। और मैंने बात शुरू में कही थी, वो आखिर में दोहरा देता हूँ मैं बात। 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए मुल्क की तबाही और बर्बादी जाने वाली निज़ाम इंसाफ जो है वो पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ है बहुत सी जगहों के ऊपर और आने वाले दिनों में ये बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जाएगा, गिरावट का शिकार है। और बहुत सी बातें इस पर मैं कर चुका हूँ, एक दो बातें नहीं, बहुत सी बातें मैंने इस पर की और बड़ी वजाहत के साथ मैंने बातें की। मैंने हक़ाइक़ भी आपके सामने रखी, असल बातें भी मैंने आपके सामने रखी, ठीक है ना जी, ताकि बात ख़त्म हो ना और आगे की तरफ चलें आप इस बातों को लेकर। और चलें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र के मुतालबे में अचानक काफ़ी तेज़ी से तब्दीली आ गई। अचानक काबीना इजलास में इस मुतालबे की बाकायदा सिफारिशात तैयार करने के लिए वकला की कमेटी तश्कील दे दी। उसके बाद वो सिफारिशात जो है ना हुकूमत को भेजी जाएंगी। आखिरी बात कर दूँ, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर ने कहा कि माली साल 2024-25 पैदावारी लागत में इजाफे, तलब में कमी और मुतअद्दिद यूनिट्स बंद होने के बाद स्टील सेक्टर से हुकूमत को टैक्स रेवेन्यू में 50 अरब की कमी का इंकशाफ हुआ। मुतअद्दिद स्टील और लोहे की स्टील इंडस्ट्री के यूनिट बंद होने से रवां साल टैक्स रेवेन्यू में 90 अरब रुपये तक रह गया।
और जबकि गुज़श्ता माली साल स्टील सेक्टर से 140 अरब रुपये टैक्स रेवेन्यू जमा हुआ था। इस तरह अगर वो बात सामने रखे, हुकूमत को टैक्स रेवेन्यू में 50 अरब की कमी का सामना है। पैदावारी लागत इजाफे से स्टील इंडस्ट्री तबाही से दो चार है। अब ये बात झूठ है, लेकिन जिक्र हम करते चलें। इसराइली जर्नलिस्ट के मुताबिक ईरान ने कामयाबी के साथ एटमी धमाका कर लिया। कल ईरान में 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। इसराइली जर्नलिस्ट के दावे के मुताबिक ये ज़लज़ला एटमी धमाके के सबब आया था। चूँकि इसकी रेंज कम थी, लिहाजा इसके इम्कानात और बढ़ गए। नॉर्थ कोरिया ने जब एटमी धमाका किया था तब भी तकरीबन 6.3 का ज़लज़ला आया था। इसराइल ने एटमी रिएक्टर पर भी हमला किया था, लेकिन IAEA के रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ ताबकारी नहीं मुशाहिदा की गई और बाद में मोहसिन रज़ाई ने यह बता दिया था कि मवाद शिफ्ट कर दिया गया। अगर ईरान ऑफिशियली इसे डिक्लेयर कर दे तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा साबित होगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।